जी, आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो नेक्स्ट एजुकेशनल मूवमेंट की तरफ होगी कि जो नेक्स्ट एजुकेशनल मूवमेंट थी, जो मुसलमानों के लिए रिफॉर्मेशन का काम कर रही थी, वो मूवमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमारी बात होगी। आपको प्रीवियस लेक्चर में जो मेरा आपके साथ जितना भी तस्करा हुआ, मैंने कैटेगोरिकली आप लोगों को कहा कि सैयद अहमद खान साहब साइंटिफिक एंड मॉडर्न एजुकेशन के हाँ थे। जैसा कि आपके कहना था कि हमारे दाएं हाथ में मतलब जो है वो फलसफा, बाएं हाथ में साइंस और सर पे कुरान का ताज, तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन जारी सी बात है, आपके क्रिटिक्स भी इसी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे who were not ready to spare him, और जिन्होंने उस दौर के अंदर सबसे ज्यादा सैयद अहमद खान साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म की, उसमें उलमाए देवबंद जो हैं वो सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं। In previous lectures, I talked with you people about the social, economic and political renaissance में जो अलीगढ़ वालों का किरदार था वो मैंने डिस्कस किया। लेकिन उलमा की अक्सरियत और मुसलमानों की भी जो अक्सरियत थी, ये अज्यूम करते थे कि सैयद अहमद खान जो हैं ये मुसलमानों को ब्रिटिशर्स के साथ या उनके करीब करके हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दैट्स व्हाई हमें इनके साथ कोऑपरेट नहीं करना। यहां ये बात भी आपके लिए अहम होनी चाहिए कि ब्रिटिशर्स के जो बनाए हुए गैजेट्स थे, लाइक उसमें माइक्रोफोन एंड स्पीकर, उसके अंदर हमारे उलमाए हजरात ने कहा कि ये एक शैतानी आला है और जो कोई इसको इस्तेमाल करेगा वो काफिर होगा। ट्रेन के सफर को इन्होंने मतलब जो है वो कहा कि जनाब ये मतलब इनका ये आला है, इनकी बनाई हुई ये चीज है, इस वजह से हम इसको भी इस्तेमाल नहीं करें। जो तहरीके देवबंद है या जो मदरसा देवबंद था, ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का अलीगढ़ वालों की समझ लें कि ये बिल्कुल 180 डिग्री पर ये जाते, बिल्कुल अपोजिट लाइन पे खड़े हो। और चूंकि ये ब्रिटिशर्स को सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे कि एक काफराना रूल जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आया है, लिहाजा ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के बीच शदीद तरीन मुखालिफ थे। और दूसरे नंबर पर जब ब्रिटिशर्स पावर में आ जाते हैं तो उन्होंने मुसलमानों के तलीमी इदारों को, मजहबी इदारों को, मदरसों को और प्रीचिंग को मतलब जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिससे इस्लाम और प्रमोशन ऑफ इस्लाम जो है वो भी डिक्लाइन का शिकार हुआ। ब्रिटिश सिर्फ यहां तक नहीं रुके बल्कि
प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपके साथ बात कर रहा था, दे स्टार्टेड प्रीचिंग, और उनके जो यहां पर वायसरायज थे उन्होंने यहां पर इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू किया। यहां ये मैं बात कहने में बिल्कुल हक बजानब हूं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो क्रिश्चियनिटी जो फैली वो ब्रिटिशर्स की आमद के बाद, मतलब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि जो रिलीजियस एजुकेशन थी, जो लोकल इंस्टीट्यूशंस दे रहे थे, उनको डिस्करेज किया गया और न्यू एजुकेशनल फिलॉसफीज को प्रमोट किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि धड़ाधड़ जो लोकल लोग थे वो कन्वर्ट होना शुरू किए। इसमें हिंदू तो तादाद में ज्यादा थे, लेकिन बहरहाल मुसलमानों को भी बाई फोर्स कन्वर्जेंस की तरफ लाया गया। अलीगढ़ मूवमेंट ने बहुत ज्यादा काम किया सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ द मुस्लिम्स के लिए, लेकिन इनका एक मसला था अलीगढ़ वालों का कि ये रिलीजियस डायमेंशन को उतना ज्यादा फोकस नहीं करते थे या ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को वैसे प्रोपोगेट नहीं करते थे जैसे हमारा एक ट्रेडिशनल मौलवी करता। अलीगढ़ की जो स्ट्रेटजी थी वो कोऑपरेशन था ब्रिटिश रूलर्स के साथ, और उलमा उनको कुरान और सुन्ना की रोशनी में मुसलमानों का दुश्मन समझते थे कि यहूद और निसारा जो है वो मुसलमानों के दुश्मन। दैट्स व्हाई जो ऑर्थोडॉक्स उलमा हैं ये इस बात पे बिलीव करते थे कि मुस्लिम and welfare and renaissance could only be possible by pursuing Islamic way of life, और जिसको अलीगढ़ियन ने बिल्कुल इग्नोर किया। यही वजह है कि सैयद अहमद खान साहब के जो आइडियल्स थे उसकी सबसे ज्यादा नफी इन्हीं उलमा ने की, इन्हीं रिलीजियस जो ग्रुप था इसने की। सो रिलीजियस अफेयर को बैलेंस करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान उलमा ने फैसला किया कि एक ऐसी तहरीक होनी चाहिए जो रिलीजियस ट्रेनिंग दे मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की। उस वक्त उनका यह मानना था, और यह सब कुछ 1857 के बाद हो रहा था कि जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहां पर टेक ओवर कर जाते हैं, और उनका यह बिलीव था कि अगर उन्होंने ये इकदामात नहीं उठाए टू डिफेंड द रिलीजन तो मुसलमान जो है वो यहां से अपनी शनाख्त खो बैठेंगे। दैट्स व्हाई अलीगढ़ से बिल्कुल बरक्स एक तहरीक का आगाज किया गया जिसको तहरीके देवबंद जो है वो कहा जाता है। अब देवबंद क्यों कहा जाता है? देवबंद हिंदुस्तान में एक जगह का नाम है, और वहां पर एक मदरसा जो मजहबी तालीम देता है वो 14 अप्रैल 1866 को सहारनपुर का एक छोटा सा कस्बा देवबंद की एक मस्जिद में यह बनाया गया। 14 अप्रैल 1866 में दारुल उलूम देवबंद का आगाज हुआ।
ये मदरसा जो बनाने का ख्याल था वो उस दौर में हाजी मोहम्मद आबिद जो वहां के लोकल थे उनके ज़हन में इस मदरसा को बनाने का ख्याल आया ताकि मुसलमानों को इस्लामिक एजुकेशन दी जाए, चूंकि अलीगढ़ियन जो हैं वो मगरबी एजुकेशन के पीछे भाग रहे। और हाजी मोहम्मद आबिद साहब ने यह कहा कि फंड्स जो है वो एलोकेट किए जाएं और एक मदरसा जो है वो एस्टैब्लिश किया जाए। इस कॉज के लिए हाजी साहब ने बहुत ज्यादा जो है वो इसको अपने सर पे सवार किया, फंड्स कलेक्ट किए। और उस वक्त आपने मौलाना मोहम्मद कासम ननोतवी को यह रिक्वेस्ट की कि आप यहां पर तशरीफ लाएं देवबंद में और यहां पर मुसलमान बच्चों को तालीम दें, देवबंद में आके पढ़ाएं। इस कॉज के लिए एक मैनेजिंग कमेटी मौलाना मोहम्मद कासम ननोतवी, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना जुल्फकार अली, मौलाना मोहम्मद महमूद उनकी निगरानी में बनाई गई। और मौलाना मोहम्मद यकूब जो कि लीडिंग एजुकेशनिस्ट थे वो इस इदारे के हेडमास्टर मुख्तमम आला के वो इसके मुकर्रर हुए। इसमें कोई शक नहीं कि इसका क्रेडिट जो है वो हाजी मोहम्मद आबिद साहब को जाता है, इसकी बनाने का, इसकी फॉर्मेशन का। लेकिन जो इसकी क्विक डेवलपमेंट है, जो इस इंस्टीट्यूशन की कामयाबी थी, उसमें बहुत बड़ा किरदार मौलाना मोहम्मद कासम ननोतवी ने किया, बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और जिन्होंने इसको मतलब एज ए उस्ताद ज्वाइन किया, मौलाना कासम साहब जो हैं वो मतलब इदारे के सरबराह भी थे। और आपके कजन मौलाना मोहम्मद यकूब जो हैं उन्होंने भी एक वैल्यूएबल सर्विसेज जो है इंस्टीट्यूशन को। मौलाना मोहम्मद कासम और मौलाना मोहम्मद यकूब ये मतलब इस्लामी फिका का एक अच्छा इल्म जो थे वो रखते थे और इस्लामी उलूम के ये माहिर माने जाते थे, तो जिन्होंने इसको अपलिफ्ट करने में अपना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। इवन दो मौलाना मोहम्मद कासम ने गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो छोड़ दी ताकि दारुल उलूम जो है यहां पर सिर्फ 10 रुपए महीना पर आप चले आए। वहां पर आपके पास अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन यहां पर सिर्फ 10 रुपए महीना पर आपने मतलब अपना सिलसिला जो है वो शुरू किया। मौलाना मोहम्मद कासम एक अच्छे प्रीचर्स और मजहबी स्कॉलर थे। आपकी डेडिकेटेड सर्विसेज की वजह से ये इंस्टीट्यूशन जो मदरसा था ये कासमुल अलूम देवबंद कहलाया। यानी कि मदरसा पहले दारुल उलूम देवबंद और बाद में इसको क्या नाम दिया गया, कासमुल अलूम, मौलाना मोहम्मद कासम ननोतवी की वजह से। फिर मौलाना मोहम्मद यकूब और अदर एमिनेंट पर्सन्स लाइक शेखुल हिंद, मौलाना महमूदुल हसन, ये पहले शागिर्द थे इस मदरसे के। आपको शेखुल हिंद भी कहा जाता है, मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना मोहम्मद कासम ननोतवी के ये पहले शागिर्द। फिर उसके बाद मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, एक बहुत बड़ा नाम, इन्होंने भी यहां पर जो है वो तालीम दी। शबीर अहमद उस्मानी साहब वही हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जनाजा पढ़ाया। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने यहां पर किसी किस्म का कोई वजीफा नहीं लिया, जबकि मौलाना महमूदुल हसन जो है वो 50 रुपए महाना पर जो है वो यहां पर अपनी सर्विसेज परफॉर्म करते रहे। मौलाना कासम ननोतवी ने नो डाउट दिन रात काम किया। मुल्क के तूलो अर्ज में
आप गए और इसी की कई ब्रांचेस जो हैं वो वहां पे खोली। इसके स्टूडेंट्स जो हैं वो इनकी तादाद में इजाफा हुआ और मौलाना कासम साहब की एफर्ट्स की वजह से आप मतलब बरसगीर के तकरीबन तमाम इलाकों से आप स्टूडेंट्स जो हैं वो यहां पर ले आए। रेजिडेंट स्कॉलर्स जो हैं वो यहां पर ले आए। 1931 तक 900 स्टूडेंट्स जो थे वो दारुल देवबंद के रोल पर थे, जो यूपी, बंगाल, एनडब्ल्यूएफपी और बुखारा से जिनका ताल्लुक। अब अगर ये देखा जाए तो ये मदरसा नो डाउट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था, और एजुकेशनल पर्पसेस भी वो जिनका ताल्लुक प्योरली मजहब के एस्पेक्ट्स के साथ था, रिलीजियस एजुकेशन के साथ था। और इन्होंने सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दी, बल्कि दुनिया भर के अंदर जो है वो इल्म की रोशनी को जो है वो फैलाने में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद इन्हीं में से लोग जो हैं वो आगे मुख्तलिफ नामों से हमें नजर आते हैं। मैं आगे जाके इनका तस्करा मैं करता हूं आप लोगों के साथ कि दारुल जो है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हुआ, आला स्टैंडर्ड एजुकेशन का दिया, और इसको प्रेस्टिजियस सीट माना जाता है इस्लामिक लर्निंग की आज भी काहिरा की, मिस्र की अल अज़हर यूनिवर्सिटी के बाद। और ये मजहबी एतबार से सबसे इंपॉर्टेंट थियोलॉजिकल एकेडमी मानी जाती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए तो दारुल उलूम वाज एन एक्सीलेंट सेटअप व्हिच प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस to other educational institution in the sphere of syllabi, conduct of examination and imparting of education in different disciplines कि फिका में, लॉजिक में, फलसफा में, सरफे नाव में इन्होंने मतलब जो है वो स्टूडेंट्स को तालीम दी। कुरान, हदीस, जहां इस्लामिक एजुकेशन तो थी लेकिन इसके साथ साथ इन स्फीयर्स के अंदर भी एजुकेशन जो है वो दी गई। दारुल उलूम देवबंद ने मदरसा रहीमिया हजरत शाह वली अल्लाह के मदरसे को मतलब जो है वो फॉलो किया, आपके जो वालिद साहब ने बनाया था, तबीत और अदर रिलीजियस डिसिप्लिन्स। लेकिन इसमें ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम की भी कुछ फीचर्स थी, जिसमें स्टूडेंट्स को रेगुलर एकेडमिक ग्रुप्स में मेंटेन किया जाता, उनके अटेंडेंस मेंटेन की जाती और बाकायदा रिटन एग्जामिनेशंस होते। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस करती हैं अ डिसिप्लिन्ड कंडक्ट इन द वर्किंग ऑफ मदरसा। शानदार नताइज निकले एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में इंस्टीट्यूशन के, और ये इसका फिर जो सारा क्रेडिट है वो मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी को जाता है। दारुल उलूम ने नो डाउट एक छोटी सी मस्जिद में काम शुरू किया, लेकिन इसका काम जो है वो फिर बढ़ता चला गया और दारुल उलूम की बिल्डिंग भी वसी होती चली गई, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो बनाई गई, जिसके डिफरेंट डिपार्टमेंट थे, जिसमें दारुल हदीस, दारुल तफसीर और दारुल एंड द मोस्ट फेमस डिपार्टमेंट्स। और दारुल उलूम हैज इट्स ओन लाइब्रेरी जिसमें मुख्तलिफ उलूम के ऊपर जो है वो बुक्स मौजूद। यहां पर शानदार सलाहियत के हामिल लोगों ने मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन जो है वो रेंडर की फॉर द नोबल टास्क ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ एजुकेशन। देवबंद प्रोड्यूस मैन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल स्टेटस, और इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की तबलीग में अहम तरीन किरदार अदा किया। इसमें शाह अब्दुल रहीम, मौलाना अशरफ अली थानवी, ये एक जनाब साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना राशिद अहमद गंगोही, शेख उल हिंद मौलाना महमूद अल हसन,
मौलाना अब्दुल हक, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मुफ्ती कफायतुल्लाह, मौलाना अहमद अली लाहौरी। उबैदुल्लाह सिंधी जो है वो एक बड़े मतलब फिलोसफर और स्कॉलर के तौर पर माने जाते हैं। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी और शमसुल उलमा, मौलाना मौलाना तेजवर नेकाबादी, फिर मदलाना एहतशामुल हक थानवी, मौलाना एहतशामुल हक थानवी। ये अहम तरीन लोग हैं जिन्होंने यहां पर एजुकेशन हासिल की। हत्ता कि शबीर अहमद उस्मानी और मौलाना अशरफ अली थानवी जो थे वो जना साहब के ट्रस्टेड लोगों में से थे। तो नो डाउट ग्रेटेस्ट सर्विसेज जो हैं वो आपकी तरफ मतलब जो है वो नजर आती हैं। यहां पर मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी जो थे जो प्रिंसिपल के तौर पर इसकी जो ग्लोरी स्टैब्लिश करने में अहम तरीन किरदार अदा किया। और आपके बाद मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब और बाकी लोग जहां जहां पर जब जब इस इंस्टीट्यूशन के साथ ज्वाइन किया उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया। अब आ जाते हैं, क्या इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजुकेशनल सर्विसेज परफॉर्म की? इनका अगर हम क्रिटिकली एवेलुएट करें, इस्लामी तारीख के अंदर हम अगर इनका किरदार देखें तो नो डाउट जो आपकी तबलीगी जमात है उसका ओरिजिन इसी जो देवबंद मकतबा फिक्र है ये यहां से होता है। और देवबंद मकातब फिक्र के मानने वालों ने इसी तबलीगी जमात को शुरू किया, जिसका मकसद दुनिया के तूल अर्ज में गैर मुस्लिमों को तबलीग करना और मुसलमानों को मजीद इस्लामी नॉलेज के साथ एनरिच करना। ये बहरहाल मतलब जो है वो इन्होंने मतलब अपने आप में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन एक और बात जो यहां समझने वाली है कि अगर पॉलिटिकल ट्रेंड्स की आप बात करें तो देवबंद जो था, जैसा कि मैं बात कर रहा था प्रीवियस लेक्चर्स में जब सैयद अहमद खान साहब और अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ा रहा था, ये वो लोग थे जो इंडियन नेशनलिज्म के कायल थे। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है 1885 में, एलन अकरन ह्यूम जब इसको बनाता है, एस्टैब्लिश करता है, तो ये लोग उसमें धड़ाधड़ शामिल हुए। ये बात आप लोगों के लिए भी मतलब अचंभे की होगी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो बाद में हिंदुस्तान के एजुकेशनल मिनिस्टर रहे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये सदर भी रहे, दारुल उलूम देवबंद के दो मतलब इन्होंने एक इस्लामी स्कॉलर्स का ग्रुप था जिसको जमीयत उलमा हिंद कहा जाता और आज भी वो मौजूद है। इसका एक्चुअल पर्पस ये था कि हमने हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों को यहां से निकालना है। जबकि जिस वक्त मुतालबा पाकिस्तान पेश किया गया उस वक्त जमीयत उलमा हिंद ने पाकिस्तान की शदीद तरीन मुखालफत की, यानी कि उलमा देवबंद पाकिस्तान के वजूद के मुखालिफ रहे। इस बात से इख्तलाफ मौलाना अशरफ अली थानवी और अलामा शबीर अहमद उस्मानी साहब ने किया, जो इस बात के मुखालिफ थे कि कांग्रेस जो इंडियन नेशनलिज्म की बात करती है, यानी हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही कुव्वत मौजूद है, या हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जो ये अज्यूम करते थे कि जो कांग्रेस कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी और अशरफ अली थानवी साहब उसके बिल्कुल खिलाफ। ये समझते थे कि अगर गोरा यहां से चला गया, कांग्रेस का जो नुक्ता नजर है वो मुसलमानों की कभी भी फेवर में नहीं। तो जो मदनी ग्रुप था हुसैन अहमद मदनी का, उन्होंने जमीयत उलमा हिंद बनाई, तो मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी जैसे लोगों ने जमीयत उलमा इस्लाम बनाई। थानवी ग्रुप जो जमीयत उलमा इस्लाम है, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट किया
और इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना साहब की भरपूर असिस्टेंस की। यहां ये बात भी आप लोगों के लिए थोड़ी सी मतलब जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जमाते इस्लामी जो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसका ताल्लुक भी इसी जमीयत उलमाए हिंद के साथ रहा और इन्होंने फिर अलहदा वहां से अमृतसर में जमात इस्लामी की बुनियाद सैयद अबू अला मदूदी ने रखी और सैयद अबू अला मदूदी भी पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ थे। तो यही वो ग्रुप था जिसको हम जो है वो मदनी ग्रुप या जमीयत उलमाए हिंद ग्रुप या जमात इस्लामी के मानने वाले, ये पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ थे। इन्होंने जिन्ना को काफिर आजम तक कहा और इसमें हमें जो मदनी ग्रुप में नजर आता है वो मुफ्ती कफायतुल्लाह हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, हुसैन अहमद मदनी थे, जिन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह से सपोर्ट किया और इनको मानना था कि खुदा की जमीन को पाक और नापाक हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। अब यहां हम आसानी से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नो डाउट जमीयत उलमाए हिंद के दो पैरामीटर्स थे, दो फैक्टर्स थे हमें नजर आते हैं कि एक वो जो नजरिया पाकिस्तान का हामी रहा जिसको थानवी ग्रुप या जमीयत उलमा इस्लाम कहा जाता है, और दूसरा वो जो है वो इसके खिलाफ रहा। पाकिस्तान का मौजूदा जो मजहबी तबका है उसमें मौलाना फजलुर रहमान, इसका बाप मुफ्ती महमूद जो था वो भी जमीयत उलमाए हिंद से था और वो पाकिस्तान का मुखालिफ था। तो जहां इन्होंने पॉलिटिकल सर्विसेज भी परफॉर्म की और यही वजह है कि जब तकसीम होती है तो मुसलमानों की कसीर तादाद हिंदुस्तान में रह गई और उनमें से ये कहा जाता है कि अक्सरियत जो थी वो देवबंद के मतलब जो कॉन्सेप्ट था उससे मतलब उसका ताल्लुक था कि जनाब खुदा की जमीन पाक और नापाक हिस्सों में तकसीम नहीं की जा सकती। बहरहाल उनका एक अपनी ओपिनियन। अगर एजुकेशन के एतबार से देखा जाए तो मैंने ये पहले भी आपको बता रहा था कि इन्होंने कुरान, हदीस, अरबिक, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, फिलॉसफी और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर एजुकेशन दी। इनको रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज कहा जाता था और इन्होंने सबसे ज्यादा फतावे जो है उस दौर में दी। मौलाना कासिम साहब 1880 तक इसके सरबराह रहे। अब 15 अप्रैल 1880 में इंतकाल कर गए तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही जो है वो इसके सरबराह बने और फिर उसके बाद जो है वो थियोलॉजियन थे, एक सूफी और मुहद्दिस थे। और आप ये जो मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे वो इस बात के हामी थे कि मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। रशीद अहमद साहब की वफात के बाद मौलाना महमूद हसन जो खुद इस इदारे से पढ़े थे, इन्होंने इसका चार्ज संभाला और वो फिर इस इदारे को मतलब टेक ऑन करते। अगर कंक्लूजन की बात करें तो नेचुरली देवबंद एक बिल्कुल सेपरेट और इनकी एनिमोसिटी रही, ये अगेंस्ट रहे ब्रिटिशर्स के और ये चाहते थे कि हमने ब्रिटिश के खिलाफ किसी किस्म की कोई कंसिलिएशन नहीं रखनी। एक कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच इन्होंने अप्लाई की। तो यही वजह है कि देवबंद और अलीगढ़ वालों के एजुकेशनल सिस्टम में और इनकी अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह हुआ तो उस वक्त के वायसराय लॉर्ड लिटन ने इसका इफ्तिताह किया। यही वजह है कि देवबंद के उलमा जो हैं वो सर सैयद खान के हवाले से एलिगेशंस लगाते रहे और जिस वक्त पॉलिटिकल पार्टी का आगाज हुआ तो सैयद अहमद खान साहब बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन ऑफ ओपिनियन ली और इन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन ऑफ ओपिनियन पर गए और सैयद अहमद खान साहब एक रिकंसिलिएटरी पोस्टर के साथ गए ताकि मुसलमानों की दोबारा रिवाइवल की जा सके, जबकि इन्होंने ऐसा नहीं किया। यही वजह है कि दारुल उलूम कितने ही उलमा जो हैं वो
जो है वो जेलों में डाले गए जंग आजादी के बाद। जो स्पिरिचुअल मेंटर थे वो मक्का भागे ताकि ब्रिटिशर्स के जुल्म तशद्दुद से आजादी हासिल कर सके। सर सैयद साहब ने मुसलमानों को एडवाइस किया कि वो कांग्रेशनल पॉलिटिक्स चला जाए, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही जो है वो हक में थे कि कांग्रेस के अंदर शामिल हों। लेकिन बाद में तारीख ने इस बात को साबित किया कि देवबंद वालों का नुक्ता नजर जो था वो गलत था, क्योंकि अलीगढ़ की जो अप्रोच थी वो फिर पूरे जो है वो सब कॉन्टिनेंट में फैली। और एमयू कॉलेज जो है वो इंग्लिश टीचिंग का एपिसेंटर बन गया। लेकिन इसी के प्लेटफॉर्म से एक जमातुल अंसार जो है वो देवबंद की बनाई गई, जिसके सरबराह जो थे वो साहबजादा आफ्ताब अहमद खान जो थे, जिन्होंने जो अलीगढ़ कॉलेज से पढ़े हुए थे उसकी मीटिंग को अटेंड किया। और बाद में ये 1906 में ये बात भी आ गई कि दारुल देवबंद के पढ़े हुए लोग जो हैं सर सैयद के इंतकाल के बाद ये लोग जो हैं वो वहां पर अलीगढ़ में आके पढ़ाएंगे। लेकिन आगे जाके जब हम लोग मजीद एजुकेशनल मूवमेंट्स की बात करेंगे तो हम ये कहने में हक बजानब होंगे कि जो काम अलीगढ़ वालों ने किया उसका असर बहरहाल नुमाया नजर आया एज कंपेयर टू इम्पैक्ट ऑफ दारुल देवबंद मदरसा वालों के। नो डाउट वो अहम हैं, उन्होंने रिलीजियसली बहुत ज्यादा अपलिफ्ट किया, लेकिन जब पाकिस्तान के वजूद की बात आई तो उन्होंने शदीद मुखालफत की। तो इस तरह से ये वो हिस्सा है जिसको हम समझते हैं कि जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं दोनों मूवमेंट्स को।